कहते हैं सोनार का ठुक ठुक और लोहार का धम। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के एक फोन कॉल से क्यों जिनपिंग इतना ज्यादा बौखलाया और परेशान हो गया। एक फोन कॉल ने पूरी तस्वीर बदल दी। किसे फोन किया था पीएम मोदी ने। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को आंखें दिखा रहा था, लेकिन यहाँ भारत ने एक तरफ ग्रीस से तो दूसरी तरफ यूएई से तुर्की को बुरी तरीके से घेर लिया है। अब तुर्की पर यूएई का भी कहर टूटा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो शख्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, रेसेप तैयब अर्दोगन, ये सबसे बड़े जिम्मेदार शख्स हैं जिनकी वजह से तुर्की, जो कि उगता हुआ सूरज था, अगर आप तुर्की का थोड़ा सा काल में पीछे जाकर देखोगे, ये तुर्की भारत का दोस्त भी हुआ करता था और यहाँ की सभ्यता भी पश्चिमी देशों की सभ्यता से मिलती जुलती थी। लोग आजाद ख्यालात के थे। ये वैसे कट्टरपंथी मुस्लिमों की तरह नहीं थे। इनके पहनावे से लेकर हर चीज में एक खुली सोच दिखती थी और यही कारण था कि तुर्की आगे भी बढ़ता जा रहा था। पर अचानक से खलीफा बनने की सनक ने पाकिस्तान को साथ लाकर खड़ा कर दिया तुर्की के, और धीरे धीरे संगत का असर होने लगा है। जिस तरीके से पाकिस्तान कंगाली के दौर पे जा रहा है, अब वही हाल हो गया है तुर्की का। जो तुर्की कभी आगे बढ़ते हुए इस इलाके में एक बड़ी शक्ति बनने जा रहा था, वही तुर्की अब ये हाल हो गया है कि दिवालियेपन के स्थिति तक पहुंच गया है। वो तुर्की जिसकी मुद्रा लीरा कभी जोरदार टक्कर दिया करती थी, एक लीरा के बदले में 2-3 डॉलर ही मिला करते थे, वो सब कुछ अब बर्बाद हो गया है। तुर्की की मुद्रा दर लगातार गिरती जा रही है और बात अगर महंगाई की करें तो तुर्की में महंगाई भी आसमान छू रहा है। राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने जिस तरीके से फैसले लिए हैं, उसका मार आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। बेतहाशा महंगाई की मार है। जून के दौरान यहाँ की महंगाई दर बढ़कर 17.53% तक पहुँच गयी। ईंधन, खाने की चीज, रोजमर्रा की चीज, इन सब के दाम भारी तरीके से बढ़ गए हैं। और आपको बता दें, ये कुछ महीनों का खेल नहीं है, बल्कि पिछले 4 साल से यहाँ महंगाई दर डबल डिजिट में है। भारत से तुलना करेंगे तो भारत की महंगाई दर 6.3% है, जबकि पाकिस्तान के इस खास दोस्त तुर्की की महंगाई दर इस वक्त 17.53% पहुँच गई है। और अब इसके ऊपर से तुर्की फिर भी अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा है और भारत के खिलाफ नए नए प्रोग्राम बनाता जा रहा है, जिसके बाद भारत भी अपने दोस्तों के संग टूट पड़ा है। एक तरफ जहां ग्रीस को भारत ब्रह्मोस और सैन्य सहायता देने को तैयार हो गया है, तो वहीं अब दूसरा झटका तुर्की के बिरादर मुल्क ने ही दे दी है। तुर्की को $3 बिलियन का बड़ा वाला झटका दिया है यूएई ने। इस आर्टिकल को देखें आप। दरअसल अबू धाबी एक एयरपोर्ट बना रहा था, यानी कि यूएई एक एयरपोर्ट बना रहा था और इस एयरपोर्ट की बिल्डिंग में करीब 10.8 बिलियन दिरहम, यानी कि 2.94 बिलियन, $3 बिलियन के आसपास का ये प्रोजेक्ट था, जो मेन एयरपोर्ट था, और इसको दिया गया था तुर्की की कंपनी टीएवी इंसेट को। 2012 में ये कॉन्ट्रैक्ट यूएई ने तुर्की की इस कंपनी को दिया था। अब यूएई ने इस प्रोजेक्ट को तुर्की की कंपनी के हाथों से छीन लिया है। वैसे आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और तुर्की से ये प्रोजेक्ट को छीन कर एक दूसरी कंपनी को दे दिया गया है। अब एक तो महामारी, ऊपर से तुर्की की हालत पहले से खराब है और अब यूएई ने उससे $3 बिलियन का एक मौका भी छीन लिया है। तुर्की के ऊपर अब धीरे धीरे पहाड़ टूटना शुरू हो गया है। अब जाहिर सी बात है, इसके लिए भी तुर्की भारत को ही दोष देगा और ये कहेगा कि यूएई के साथ उसके तालमेल बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यूएई ने ऐसा एक्शन लिया है। अब अंदर खाने ये भारत की कूटनीति का हिस्सा भी हो सकता है, पर इतना जरूर है कि तुर्की के लिए ये कंगाली में आटा गीला करने वाली बात है। तो वहीं दूसरी तरफ एक फोन कॉल ने पूरा हंगामा मचा दिया है। एक फोन कॉल से इतनी बड़ी कूटनीति प्रधानमंत्री मोदी खेल चुके हैं, जो चीन को बहुत महंगा पड़ने वाला है। चीन के न सिर्फ बहुत बड़े सपने को एक फोन कॉल ने गिरा दिया है, बल्कि
अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं को भी सुरक्षित करने में ये एक फोन कॉल बहुत बड़ी मदद कर रहा है। और आपको बता दें, जब से प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर आए हैं, इस कॉल को करने से वो बचते रहे हैं। उन्होंने कभी इस कॉल को इसलिए नहीं करा था इससे पहले कि चीन को तकलीफ होगी, चीन दुखी होगा, और भारत के पड़ोसी और इतने बड़े देश को दुखी नहीं करना चाहता था। भारत ये चाहता था कि पड़ोसियों के साथ ठीक से रहे, शांति से रहे। पर अब जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 से लेकर अभी 2021 के शुरुआत तक नहीं करा था, वो अब कर दिया है। जैसा कि आपको पता है, भारत के इस अरुणाचल प्रदेश में सटा हुआ इलाका, यहाँ चीन नए मिलिशिया को बिठा रहा है। और ये जो नए सैनिक है, ये नए सैनिक और कोई नहीं है बल्कि तिब्बत से बेरोजगार युवकों को 1-2 महीने की ट्रेनिंग दे रहा है और फिर उसे सीधे बॉर्डर पे भेज दे रहा है। अब तिब्बती युवकों के साथ एक बड़ी खासियत ये है कि उन्हें इस पूरे इलाके का अता पता है, और वहीं दूसरा, इनकी शारीरिक बनावट इस तरह की है कि ये इन परेशानियों को झेल सकते हैं, जबकि आम चीनी सैनिक नहीं झेल सकते हैं। ये चीज जिनपिंग बहुत अच्छे से जान गया है। यही वजह है कि जिनपिंग ने ऐसे तिब्बती युवकों को टारगेट किया जो कि भारत के खिलाफ लड़ सके। पर अब यहाँ भारत ने एक बड़ा वाला दांव चला, और जैसा कि आपको पता है 1950 में जब तिब्बत का अधिग्रहण किया, कब्जा करा चीन ने, तो वहाँ से वहाँ के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो भाग कर आ गए भारत ने जब उन्हें शरण दी, तब से ही चीन भारत के ऊपर हमेशा गुर्राता रहा, गुस्साता रहा। पर भारत में शरण लेने के बाद जब पिछले साल 2017 में दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश पहुँचे, तो सबसे ज्यादा बौखलाया चीन। और दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश से लौटते ही चीन ने यहाँ पे डोकलाम विवाद शुरू कर दिया। दरअसल चीन भारत को मैसेज देना चाहता था कि आप दलाई लामा को फोकस में लाना बंद करो। पर इसके बाद भारत ने अपनी नीतियाँ बदल ली, और अब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, जो कि जब से अपने शासन काल में आए हैं, तब से उन्होंने कभी दलाई लामा को फोन नहीं किया। उन्होंने दलाई लामा के 86वें जन्मदिन पर उन्हें कॉल करा, उन्हें बधाई दिया, और इस बात की सूचना कि उन्होंने कॉल करा है, बात करी है, ट्विटर पर भी दे दी है। अब ऐसी कौन सी कूटनीति इसमें चल दी, आप सोचेंगे तो आपको बता दें, दलाई लामा तिब्बतियों के धर्मगुरु हैं। ऐसे में वो जो युवक इस वक्त भारत के खिलाफ चीनी सेना में शामिल हो रहे हैं, कहीं न कहीं उनके मन में ये भावना आएगी कि हम उस देश के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं जिसने हमारे धर्मगुरु को शरण दिया हुआ है। वैसे भारत के इस कदम से एक बार फिर बौखलाएगा चीन, ये तो जरूर है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये कदम उठाकर सही किया या गलत? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।